नमस्कार, मैं मीनल आप सभी का अनजाने राहे के अंतिम भाग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप अनजाने राहे के सारे एपिसोड स्टार्टिंग से इस लिंक पर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर हमेशा से आते हैं, तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अनजाने राहे के अंतिम भाग तक आप मेरे साथ बने रहे। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए आगे कहानी में क्या हुआ ये बताती हूँ। पिछले भाग में आपने देखा था कि हेल स्टॉर्म के कारण माउंटेन केबिन की खिड़की टूट गई। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उस तूफानी बर्फीली रात में आद्या और रियांश घर से बाहर निकलते हैं ताकि वो खिड़की को बाहर से फिक्स कर सके और उन दोनों का ठंडी से बचाव हो सके। तो फिर क्या वो प्रॉब्लम फिक्स हो पाती है? चलिए पता करते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद से जैसे तैसे उठे और खिड़की के पास पहुंचे। जैसा कि आद्या ने बताया था, खिड़की को बाहर से दरवाजा था, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो सकता था क्योंकि खिड़की की कांच बहुत बुरी तरह से टूटी थी। तो बाहर से उन दोनों को वो खिड़की का दरवाजा कुछ इस तरह से बंद करना था कि वो दोबारा ना खुले। इस तरह की लकड़ी की खिड़कियां बनी होती हैं छोटी छोटी लकड़ियों की पट्टियों से, लेकिन ये खिड़कियां हवा रोकने के लिए नहीं होती है, सिर्फ रोशनी रोकने के लिए होती है। आद्या और रियांश ने खिड़की बंद की और कीलों से उसे सील किया ताकि तेज हवा में भी वो खिड़की चटके नहीं और खुले नहीं। आद्या, इससे तो बस थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। हम रात कैसे निकालेंगे इस ठंड में? रियांश ने पूछा। रियांश, पहले ये काम करते हैं, फिर अंदर जाकर देखते हैं क्या कर सकते हैं, आद्या ने कहा और दोनों अंदर गए। आद्या और रियांश ने जल्द ही अपना काम खत्म किया और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। यूं तो खिड़की से दरवाजे तक का सफर कुछ 50-60 मीटर का ही था, लेकिन वो 50-60 मीटर भी चलना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि जब बर्फ आपके घुटनों तक हो तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे एहतियात के साथ दोनों घर के अंदर गए। उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने कांच के टुकड़े साफ किए और उसके बाद एक पॉलिथीन बैग से और क्लिंग रैप से उस खिड़की को सील किया। उसके बाद एक ब्लैंकेट को कील से वहां पर फिक्स किया, लेकिन ठंड थी जो अभी भी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों के जैकेट और जीन्स अब भीग चुके थे। दोनों ने कपड़े बदले। दोनों के हाथ पैर अभी भी ठंडे पड़े हुए थे। इनफैक्ट ठंड के कारण उनके हाथ नीले पड़े हुए थे। रियांश ने वुड स्टोव जलाया। उस दरमियान आद्या ने उस माउंटेन केबिन में ब्रांडी ढूंढी। 2 ग्लास में थोड़ी थोड़ी ब्रांडी निकालकर उसने रख दी। आद्या ने सोफा कम बेड को वुड स्टोव के पास ढकेला और एक ब्लैंकेट लेकर बैठ गई। रियांश आद्या के पास आया। आद्या ने उसे ब्रांडी का ग्लास दिया और कहा, ये लो रियांश, नहीं तो अंदर ठंड भर जाएगी और हम बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। ब्रांडी की वजह से गले में और सीने में कुछ गर्मी जरूर आई, लेकिन दोनों अभी भी ठंड से ठिठुर रहे थे। होपफुली जल्द ही ये कमरा थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा आद्या, अब तो वुड स्टोव भी जला दिया है। और रियांश जाने लगा। आद्या ने रियांश का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया और अपने पास आने का इशारा किया। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाकर ब्लैंकेट ओढ़कर उस वुड स्टोव के सामने बैठे थे। आद्या रियांश के सीने से लगकर बैठी थी। उसके सांसों की कंपन रियांश को महसूस हो रही थी। रियांश ने आद्या को खुद से दूर किया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। दोनों की नजरें मिली। 2 ही दिनों में 2 अजनबी इतने करीब आ जाएंगे
ये तो शायद उन दोनों ने भी सोचा नहीं था। रियांश आद्या की आंखों में देख रहा था, फिर उसके होठों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों की तरफ देखकर शायद रियांश रजामंदी खोज रहा था। रियांश ने आद्या को किस किया और फिर दोबारा से आद्या की तरफ देख रहा था। इस बार आद्या बढ़ी और उसने रियांश को किस किया। रात भर दोनों इसी तरह से बुक स्टोर के सामने गले लगकर टिक कर बैठे रहे। उन्हें कब नींद लग गई उन्हें पता नहीं चला। अगले दिन का सूरज अपनी किरणों और रोशनी को लेकर उस माउंटेन केबिन में आया। लगातार 2 दिन के स्नोफॉल के बाद आज आसमान एकदम साफ था। सूरज की किरणें जब आद्या के चेहरे पर पड़ी तो आद्या की आंखें खुली। उठते ही उसने अपने बगल में रियांश को देखा और रियांश को देखकर वो मुस्कुराई। रियांश को देखकर उसे उसकी और रियांश की पहली मुलाकात याद आई। किस तरह से उसने रियांश को जज किया था। उसने सोचा था कि कितना बचपना है इसमें, लेकिन आज बात कुछ और थी। 2 ही दिनों में रियांश ने एक खास जगह बना ली थी आद्या के दिल में। एक ऐसी जगह जो आद्या ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी को भी देगी। धीरे धीरे रियांश ने भी अपनी आंखें खोली और रियांश के उठते ही आद्या ने रियांश से कहा, रियांश, रियांश तुम ठीक हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और सूरज की किरणों को देखकर तो एकदम टकाटक। तुम कैसी हो? रियांश ने पूछा। मैं भी अच्छी हूँ, आद्या ने जवाब दिया। एक बात पूछूं? कल रात को जो मैंने महसूस किया वो कहीं ख्वाब तो नहीं था ना? उस खूबसूरत एहसास को शब्दों की मोहर लगाना चाहता हूँ। क्या तुम भी वैसा ही महसूस करती हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उसे एक हसीन ख्वाब समझकर अपने दिल में सहेज कर रखूंगा। तुम पर कोई प्रेशर नहीं है? रियांश ने पूछा। तुमसे प्यार ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है तुमने मुझे। जिस तरह से तुमने मेरा दिल जीता है, मैं क्या, दुनिया की कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे तुम पर। थैंक यू रियांश, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस हाइकिंग जर्नी। एक्चुअली तो ये एक हाइकिंग जर्नी है ही नहीं, बल्कि मेरा सफर था खुद को दोबारा पाने का, खुद को अपने पास्ट से आजाद करने का। इस सुनहरी सुबह के साथ एक नई आद्या भी मिली है मुझे, जो अब अपने रियांश पर डिपेंड करने से कतराती नहीं है, बल्कि कुछ हक सा समझती है। आद्या ने फाइनली अपने प्यार का इजहार किया। आई लव यू आद्या, अब तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं। आई लव यू टू रियांश, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, आद्या ने कहा और दोनों गले मिले। तुम मिले तो खुद से रूबरू हो गए, तुम मिले तो अंधेरी रात में चांदनी बिखर गई। तुम मिले तो जिंदगी और भी हसीन लगने लगी है, तुम मिले तो जिंदगी और भी हसीन लगने लगी है। अब जो तुम मिले तो हम भी तन्हा रहे नहीं, अब जो तुम मिले तो हम भी तन्हा रहे नहीं। तुम आए तो नई शहर उजली किरण संग ले आए, तुम आए तो दिलों के गहरे घाव भी भर आए। जब तन्हाइयों को मैंने अपना हमसफर मान लिया था, जब तन्हाइयों को मैंने हमसफर मान लिया था,
तुम आए तो थे मुसाफिर बनकर, हम नवा हम राही कैसे बन आए, हम नवा हम राही कैसे बन गए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप सभी को बहुत 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 पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नई कहानी, एक नया किस्सा बयां करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।